सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी जो सीरीज़ चल रही है एट्थ क्लास सिविक्स के ऊपर, इसका आज लेक्चर नंबर 4 है। और आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बुनियाद कैसे पड़ी, और पंचशील जो 5 ऑब्जेक्टिव हैं जवाहरलाल नेहरू के दिए हुए, वो किस तरह पंचशील के बेस बने। तो जैसा कि आपको पता है, कोल्ड वार के दौरान जो पंचशील जवाहरलाल नेहरू ने 5 ऑब्जेक्टिव दिए थे, जिनको पंचशील के नाम से जानते हैं। ये 5 ऑब्जेक्टिव तकरीबन सब कंट्रीज़ जो इन 2 पावर ब्लॉक में नहीं जाना चाहती थी, जो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी और इन 2 पावर ब्लॉक से अलग रहना चाहती थी, वो उन्होंने पंचशील के ऊपर एग्री किया और उनको एक अल्टरनेटिव माना। 2 ब्लॉक, जो 2 पावर ब्लॉक थे, उनका एक अल्टरनेटिव माना। ये एक जो प्रिंसिपल था, जो 5 प्रिंसिपल थे। इसलिए 1955 में बेंडंग, जो इंडोनेशिया की एक सिटी है, बेंडंग, 1 मिनट प्लीज़, जो बिंडंग, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया इसको, बिंडंग जो इंडोनेशिया की एक सिटी है, इसके अंदर एक एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई, जिस कॉन्फ्रेंस के अंदर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की फाउंडेशन रखी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जनरल सदर, जो जिसको हम सदर नासर के नाम से जानते हैं, जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, वो मार्शल टीटू ऑफ योगोस्लाविया, क्वेम्यू नक्रुमान ऑफ घाना, सुकरनोव ऑफ इंडोनेशिया, ये जो लीडर थे, ये बड़े लीडर जो थे, ग्लोबल लीडर, ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के फाउंडिंग फादर के नाम से इनको जाना जाता है। तो इंडिया का इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को देखकर इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्लियर हो गई थी कि इंडिया इंडिपेंडेंट रहकर और ग्लोबल पीस को प्रमोट करना चाहता है और अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को वो बचाना चाहता है, और हर एक देश की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है और जो सॉवरेनिटी है उसकी रिस्पेक्ट करना चाहता है। जो इंडिया है वो पावर ब्लॉक में नहीं जाना चाहता है। जो 2 बड़े पावर ब्लॉक हैं, एक तो हमारे पास यूएसएसआर, जो जिसको हम एक मिनट प्लीज़, यूएसएसआर, और दूसरा जो है यूएसए। ये 2 जो सुपर पावर थी उस टाइम के, जो कोल्ड वार के दौरान, जो 1945 से लेकर 1991 तक जो कोल्ड वार चला, इसके दौरान ये 2 सुपर पावर जो पावर ब्लॉक थे, इनमें इंडिया नहीं जाना चाहता था, बल्कि इंडिया इंडिपेंडेंट रहकर जो वर्ल्ड पीस को और जो वर्ल्ड जो इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़, उनको सॉल्व करना चाहता था। अब हम जानेंगे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो असल में है क्या, और इसकी मीनिंग असल में है क्या। तो जैसा कि आपको पता है, आपने जो हमारी पिछली वीडियो अगर देखी होंगी, वहाँ से आपको पता चला होगा कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, जब सेकंड वर्ल्ड वार एंड हो गया, तो दुनिया के नक्शे पर 2 मेजर पावर उभर कर सामने आई, एक यूएसए और यूएसएसआर। ये कैसे उभर कर आई सामने, ये हमने अपनी कोल्ड वार की वीडियो में बताया है आपको, और हम इस पर एक और वीडियो लाएंगे, डिटेल्ड वीडियो, कि कोल्ड वार कैसे हुआ, उसकी काज क्या थे, और फिर कोल्ड वार नहीं, सेकंड वर्ल्ड वार कैसे हुआ, उसके काज क्या थे, उसके बाद कोल्ड वार कैसे चला, वो हम सब जानेंगे। उसको हिस्ट्री, बैकग्राउंड हिस्ट्री में, जो आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा, जो आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको इसका फ़ायदा होगा। हमने देखा कि दुनिया के नक्शे पर 2 सुपर पावर उभर कर सामने आए। उनमें एक था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर। इन 2 सुपर पावर की जो आपस की रिवलरी थी, जो दुश्मनी थी, म्यूचुअल रिवलरी थी, वो उनके रिजल्ट से 2 हॉस्टाइल मिलिट्री ब्लॉक बन गए। यानी एक मिलिट्री ब्लॉक चाहता था कि दुनिया की जो नेवली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, वो मेरे साथ आएँ, और दूसरा चाहता था कि नेवली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ मेरे साथ आएँ। तो इस टेंशन को, ये एक एटमॉस्फेयर ऑफ टेंशन बन गया, एक डिस्ट्रस्ट बन गया, एक फियर बन गया दुनिया के अंदर। ये एक एटमॉस्फेयर ऑफ टेंशन बन गया। इसलिए ये जो कंट्रीज़ थी, यानी यूएसए और यूएसआर, ये चाहती थी कि नेवली जो कॉलोनीज़ हैं, जो इंडिपेंडेंट हुई थी ब्रिटिश से, वो हमारे साथ आ जाएं, ताकि हम इनको जो इकोनॉमिक एड दे सकें, और ये उसके टर्न में हमें क्या प्रोवाइड करें, मिलिट्री एड प्रोवाइड करें, हमें पॉलिटिकल एड प्रोवाइड करें, हमें मिलिट्री एड प्रोवाइड करें, हमें पॉलिटिकल सपोर्ट उसके टर्न में हमें प्रोवाइड करें। लेकिन इंडिया की जो लीडरशिप थी, वो क्लियर कट थी इस मामले को लेकर। इंडिया की जो लीडरशिप थी, वो नहीं चाहती थी किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन करना, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंस इंडिया की लीडरशिप को अच्छी तरह पता थे।
इंडिया के जितने भी लीडर थे वो चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम जो भी दुनिया के जो भी वर्ल्ड लेवल के जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं उनको हम सॉल्व करेंगे लेकिन इंडिपेंडेंट रहकर। हम वर्ल्ड पीस को प्रमोट करेंगे लेकिन इंडिपेंडेंट रहकर, क्योंकि अगर हम इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अगर हम किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे, चाहे वो यूएसए है चाहे वो यूएसएसआर है, तो हमारी आज़ादी का कोई मकसद नहीं होगा। इसलिए जो हमारी इंडिया की लीडरशिप थी उन्होंने जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बुनियाद डाली और इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को बहुत सारी कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया और अपनी फॉरेन पॉलिसी को इसको बनाया। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की अगर हम बात करें तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हम पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि हम अपने सफ़ेयर में इंडिपेंडेंट रहकर दुनिया के वर्ल्ड जो पीस है उसको प्रमोट करेंगे और ग्लोबल इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ये भी इसका एक बहुत बड़ा जो ऑब्जेक्टिव था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, कि हम इंडिपेंडेंट सिर्फ हम एलोन नहीं रहेंगे, सिर्फ अपने आप को अलग नहीं करेंगे, बल्कि हम वर्ल्ड इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अपना योगदान देंगे वर्ल्ड के पीस में। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट थी, बल्कि है जो आज भी चल रही है, जिसका मतलब है कि अगर दो सुपर पावर आपस में उनकी रिवलरी है तो हम उनको छोड़कर हम एक तीसरा अलग सा रास्ता अपनाएंगे और हम वर्ल्ड के इशू को, ग्लोबल जो इश्यूज़ हैं, जो अफेयर्स हैं, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये था हमारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में थोड़ी सी मुख्तसर सी जो इन्फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की पहली कॉन्फ्रेंस 1961 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बेलग्रेड में, ठीक है ना। बेलग्रेड में हुई थी इसकी पहली कॉन्फ्रेंस। और आज की अगर हम बात करें, इसके 118 मेंबर स्टेट हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के। जब इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी बेलग्रेड में, उस वक्त 25 कंट्रीज़ ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। अब हम जानेंगे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की रिलेवेंसी क्या है मॉडर्न वर्ल्ड में। आज की जो दुनिया है इसमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की क्या रिलेवेंसी है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने क्या क्या किया, आज तक क्या क्या दिया दुनिया को। तो बहुत सारी चेंजेस जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी चेंजेस आई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की वजह से। सबसे पहली चेंजेस जो थी वो तो यूएसएसआर का ब्रेक डाउन हुआ। यूएसएसआर का जो खात्मा हुआ 1991 में, जब अफ़गानिस्तान में यूएसएसआर हार गया और जो यूएसए और यूएसएसआर का जंग अफ़गानिस्तान के अंदर चल रहा था, तो वहाँ पर यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन, जो आज रशिया के नाम से जाना जाता है, वो अफ़गानिस्तान में इसकी जब हार हुई तो ये 15 न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ में स्प्लिट हुआ। ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे चेंज थी। और दूसरा जो चेंज था वो ये था कि 1991 के बाद यूएसए सिर्फ एक ही सुपर पावर रह गया दुनिया के नक्शे पर। जर्मनी रीयूनाइट हो गया, क्योंकि जर्मनी पहले बाइफरकेट हो गया था 1945 में, जब हिटलर को शिकस्त फाश हुई। उसके बाद ये क्या हुआ, ये स्प्लिट हो गया था, लेकिन अब ये रीयूनाइट हुआ और एक मेजर पावर बनी यूरोप के अंदर। कौन? जर्मनी। और तीसरा जो है वो यूगोस्लाविया हैज़ आल्सो ब्रोकन अप इनटू सेवरल न्यू कंट्रीज़। यूगोस्लाविया भी बहुत सारी न्यूली कंट्रीज़ में ये ब्रोकन हुआ, जिसमें बोस्निया, हर्ज़ेगोविना, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसोवो, ये जो कंट्रीज़ हैं, ये जो यूगोस्लाविया जो उस वक्त बहुत ही बड़ी पावर थी, वो स्प्लिट हुई। तीसरा जो बड़ी चेंज थी वो यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप 193 तक पहुंच गई। पहले यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप बहुत कम थी, लेकिन जैसे जैसे न्यूली कंट्रीज़ जो इंडिपेंडेंट होती गई, जैसे यूएसआर स्प्लिट हुआ, फिर जो यूगोस्लाविया स्प्लिट हुआ, ये सब स्प्लिट होके यूनाइटेड नेशन के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ की जो नंबर था वो राइज हुआ। चौथा और बड़ा जो ये जो इंटरनेशनल लेवल पे चेंज थी वो था साउथ अफ्रीका इलेक्टेड इट्स फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला। आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा। साउथ अफ्रीका के अंदर पहला ब्लैक प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया, क्योंकि पहले वहाँ पर ब्रिटिशर रहते थे और ब्रिटिशर अपना प्रेसिडेंट चुनते थे, लेकिन अब नेल्सन मंडेला को पहला ब्लैक प्रेसिडेंट चुना गया।
इन हिस्टोरिक डेवलपमेंट दैट गिव्स डेमोक्रेटिक राइट टू द ब्लैक सिटीजन। यानी जो ब्लैक सिटीजन थे, जो काले लोग वहाँ पर हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, उनको एक डेमोक्रेटिक राइट मिला, वो इलेक्शन में आप हिस्सा ले सकते थे, अब वो अपना प्रेसिडेंट खुद चुन सकते थे। ये बहुत बड़ा एक चेंज थी इंटरनेशनल लेवल पे। Many other new nation have been formed and colonialism has also ended। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की वजह से बहुत सारी जो कॉलोनी थी, जो कॉलोनिज्म चल रहा था, और बहुत सारे न्यू नेशन डेवलप हुए। ये भी एक बहुत बड़ा चेंज था इंटरनेशनल लेवल पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को लेकर। However, non-alignment is also irrelevant now as it was during the Cold War। The world is still divided into economically developed and developing countries. There is a need to make structural reform of United Nations. Growing world population has to be checked. The earth of environment are to be protected, and the world is to be made free from nuclear weapon. This is what make NAM relevant। तो अगर हम बात करें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, और बात करें कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और क्या क्या किया, तो कोल्ड वार के बाद बहुत सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, और बहुत सारी जो 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 इश्यूज़ थे, जिस तरह जो सबसे बड़ा इश्यूज था न्यूक्लियर वेपन को लेकर, इसका भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो कंट्रीज़ थी, उन्होंने कहा कि ना न्यूक्लियर वेपन का खात्मा किया जाए और उसको रोका जाए। जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन होती है, जो इन्वायरमेंट को थ्रेट पहुंचता है, वो भी ख़त्म किया जाए। तो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की हमने जो जाना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में, और इसकी क्या रिलेवेंसी थी मॉडर्न वर्ल्ड में, वो भी हमने जानी। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में और जानेंगे, और इसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। इसका फैक्टर में एक नॉर्म रिलेवेंट, कौन कौन से फैक्टर नॉर्म को रिलेवेंट बनाते हैं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे।